नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। तो हमारा चल रहा है इतिहास में जो पूर्व मध्यकाल का जो राजपूतों का इतिहास है। तो राजपूतों के इतिहास में हमने आज शुरू करना है चौहान वंश का इतिहास। चौहान वंश में हम आज देखेंगे जो शाकंभरी के चौहान हैं, सपादलक्ष के चौहान हैं, जिनका संघर्ष आगे चलकर दिल्ली को लेकर उनके आसपास के राज्यों के साथ तथा मोहम्मद गोरी के साथ भी उनका संघर्ष होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं चौहान वंश। सबसे पहले हम देखेंगे चौहान वंश की शुरुआत कब होती है। लगभग 12वीं शताब्दी के शुरू में हम देखेंगे सर्वाधिक शक्तिशाली वंश के रूप में जो चौहान वंश है उभर कर सामने आता है। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम देखेंगे 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में चौहानों का विस्तृत साम्राज्य था तथा एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। कौन? चौहान, जो चौहान वंश है। 12वीं शताब्दी में एक विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार होता है इनका तथा एक शक्तिशाली शासक के वर्ग के रूप में यह हमारे सामने हम देखते हैं इतिहास में उभर कर आते हैं। तो इनका सर्वप्रथम हम उदय देखेंगे। चौहानों का जो उदय है, चौहानों का उदय हम देखेंगे जांगल देश में होता है, जिसे सपादलक्ष भी कहा गया है, जिसे हम देखते हैं इतिहास में सपादलक्ष के नाम से भी जाना गया है। अब जांगल देश की राजधानी उस समय हम देखेंगे अहिच्छत्रपुर थी। राजधानी अहिच्छत्रपुर, राजधानी थी किसकी? जांगल देश की। अब अहिच्छत्रपुर वर्तमान का जो नागौर का क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? अहिच्छत्रपुर कहा जाता था और इसका नाम एक नागपुर भी मिलता है। तो अहिच्छत्रपुर हम देखेंगे वर्तमान का नागौर का जो क्षेत्र है, जो नागौर का क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? अहिच्छत्रपुर कहलाता था, जो जंगल देश की राजधानी था। अब देखेंगे हम सपादलक्ष है, जो सपादलक्ष यहाँ पर 1.25 लाख गांवों का एक समूह था, जिस कारण इसे सपादलक्ष भी कहा जाता है। फिर देखते हैं हम इनका जो आदि पुरुष है, चौहानों का आदि पुरुष देखेंगे हम तो वो था वासुदेव। चौहान वंश की स्थापना करने वाला इनका प्रथम व्यक्ति या इनका आदि पुरुष कौन रहता है? वासुदेव। 551 ईस्वी में इसके द्वारा चौहान वंश की सत्ता स्थापित की जाती है तथा चौहानों के द्वारा हम देखेंगे सर्वप्रथम जो अजमेर में सांबर है, एक सांबर झील है जो इसके आसपास का क्षेत्र है, उस पर हम देखते हैं चौहान अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं तथा यहीं से अपने शासन का संचालन करते हैं। यही शाकंभरी के चौहानों का मूल स्थान रहता है। तो इनका आदि पुरुष कौन रहता है? इनका आदि पुरुष रहता है वासुदेव चौहान। फिर आगे हम देखते हैं इनके जो जानकारी के स्रोत हैं, चौहानों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इनके जानकारी के स्रोत में हम देखेंगे जानकारी के जो साधन हैं, जानकारी के साधनों में हम सबसे पहले देखेंगे इनके जो अभिलेख या प्रमाण है
उनमें हम देखेंगे एक तो हर्ष का अभिलेख जो सीकर से मिलता है, हर्ष का अभिलेख, दूसरा है बिजोलिया। मुख्य रूप से ये दोनों लेख चौहान वंश की जानकारी देते हैं। बिजोलिया का जो अभिलेख है चौहान वंश की हमें जानकारी प्रदान करता है। साहित्यिक स्रोत बहुत से हैं, इनमें हम देखेंगे जानक भट्ट की पृथ्वीराज विजय, हमीर चंद्र की महाकाव्य है एक। साहित्यिक स्रोत में हम देखें तो साहित्यिक स्रोत में उसमें हम देखेंगे जानक भट्ट, जानक भट्ट, और दूसरा है जयचंद्र, जयचंद्र की हमीर महाकाव्य, महाकाव्य, और जानक भट्ट की पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय जो है साहित्यिक स्रोतों में ये हमें चौहानों की जानकारी देती है, चौहानों की जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरे ये दो लेख हैं। इसके बाद देखेंगे हम इनका जो राजनीतिक इतिहास है, चौहान वंश का राजनीतिक इतिहास, तो उसको हम आगे देखते हैं। चौहानों का राजनीतिक इतिहास। सबसे पहले हमने शासक देखा इनमें वासुदेव था, जिसके द्वारा 551 ईस्वी में सकाम्बरी का जो आसपास का क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया जाता है तथा वहाँ से अपना शासन संचालन करता है। तो जो हमने देखा चौहान वंश है, सबसे पहले हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश है जो 10वीं शताब्दी तक सबसे महत्वपूर्ण व शक्तिशाली जो वंश रहता है। उत्तर भारत में हम देखेंगे हिंदू और राज्यों में हम देखेंगे तो गुर्जर प्रतिहार रहता है। जितने भी शासक रहते हैं, मालवा के परमार या हम देखेंगे शाकंभरी के चौहान, ये सब प्रतिहारों के सर्वप्रथम सामंत हुआ करते थे। तो प्रारंभ में जो चौहान वंश के शासक हैं, राजनीतिक इतिहास, चौहान वंश के शासक प्रारंभ में क्या थे? गुर्जर प्रतिहार जो शासक हैं, वंश के शासक हैं, उनके क्या थे? सामंत थे या उनके अधीन शासन करते थे। तो उनमें हम देखेंगे सबसे पहला इनका शासक जो रहता है वासुदेव, फिर देखेंगे सामंतराज, पूर्णतल, इनके ये प्रारंभिक शासक हैं। हम देखेंगे इनके क्या है, ये प्रारंभिक इनके ये शासक हैं। वासुदेव, सामंतराज, पूर्णतल। इसके बाद हम देखेंगे गोपेंद्र, फिर गोपेंद्र का पुत्र है दुर्लभराज प्रथम। दुर्लभराज प्रथम है जो हम देखेंगे जब त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत होती है तब दुर्लभराज प्रथम प्रतिहारों का सामंत था। कब? जब त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत होती है तो दुर्लभराज क्या था? प्रतिहारों का सामंत था, प्रतिहारों का सामंत रहता है दुर्लभराज। यहाँ तक हमें स्पष्ट पता चलता है कि जो इनके राजनीतिक इतिहास में हम देखते हैं जो चौहान हैं वो पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, उनके अधीन शासन करते थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य शासक हैं जो इनके आगे क्रमवाइज से हम देखेंगे उनको जो शासन करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले वाकपति एक शक्तिशाली
शक्तिशाली शासक था इनका, जिसके द्वारा सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की जाती है। महाराज की उपाधि धारण की जाती है। सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण किसके द्वारा की जाती है? वाकपति के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा पुष्कर में शैव मंदिर का, यानी कि शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया जाता है वाकपति के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो शासक है चौहानों का, वो बनता है सिंहराज। सिंहराज के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाती है। कौन सा शासक बनता है? सिंहराज। सिंहराज के द्वारा महाराज की उपाधि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाती है सिंहराज के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे जो अगला शासक है, काफ़ी शक्तिशाली या महत्वपूर्ण शासक रहता है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय जो है, इसके द्वारा चालुक्य नरेश की परास्त किया जाता है युद्ध में, और उसके द्वारा वहाँ पर आशापुरा मंदिर का निर्माण भी किया जाता है। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इनका प्रथम स्वतंत्र शासक कौन रहता है? विग्रहराज चतुर रहेगा। तो हम देखेंगे द्वितीय विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय के द्वारा प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। इसके द्वारा चालुक्य नरेश को परास्त किया जाता है। चालुक्य नरेश मूल राज को परास्त किया जाता है, तथा इस विजय के उपलक्ष्य में आशापुरा मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? विग्रहराज द्वितीय के द्वारा। फिर से हम यहाँ तक देखेंगे जो चौहान वंश है, इनका रिवीजन कर लेंगे ताकि आपके यहाँ तक ये अच्छी तरह से याद हो जाए। तो हम बात कर रहे थे शुकम्भरी के चौहानों की। 12वीं शताब्दी में हम देखेंगे सर्वाधिक विस्तृत या सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो है, सर्वाधिक विस्तृत व सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। विस्तृत साम्राज्य कब? 12वीं शताब्दी में। और शक्तिशाली साम्राज्य है जो किनका था? चौहान वंश का था। चौहान वंश का रहता है। और चौहानों का उदय कहाँ होता है? चौहानों का उदय हम देखेंगे जांगल देश में होता है। जांगल देश को स्पादलक्ष भी कहा गया है। जांगल देश वर्तमान जो बीकानेर का भूभाग है, बीकानेर का जो क्षेत्र है, उसे जांगल देश के नाम से जाना जाता था। तो इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? नागौर का जो क्षेत्र है, इसे उस समय में प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? अहिछत्रपुर, जो इसकी राजधानी रहती है। तो वर्तमान का कौन सा क्षेत्र है? नागौर है। स्पादलक्ष इसे 1.25 लाख गांवों का समूह यहाँ पर होने के कारण इसे स्पादलक्ष कहा जाता था। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं चौहानों का जो आदि पुरुष रहता है। चौहानों का आदि पुरुष कौन था? वासुदेव चौहान इनका आदि पुरुष था, जिसके द्वारा 551 ईस्वी में सांबर झील का जो आसपास का क्षेत्र है, हम देखेंगे ये जो सांबर झील है, सांबर झील, और इसके जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखेंगे चौहानों द्वारा क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है, और यहीं से अपने शासन का संचालन किया जाता है। और इनके जो साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ इनके अभिलेखीय हमें प्रमाण मिलते हैं जो चौहानों की हमें जानकारी देते हैं। तो वो देखते हैं इनके जो जानकारी के साधन हैं। सबसे पहले इनके अभिलेखों में हम देखें तो इनका अभिलेख हर्ष का अभिलेख जो सीकर से मिलता है, बिजोलिया का अभिलेख जो चौहान वंश की महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करता है। फिर देखेंगे इनका जो साहित्यिक स्रोत है,
साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे मुख्य रूप से जानक भट्ट, इसका ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। उसके बाद देखते हैं हम जयचंद्र का हमीर महाकाव्य, फिर चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। बहुत से साहित्य ग्रंथ हैं जो हमें इनकी जानकारी देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रेक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं, उनको ही पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं हम इनका प्रारंभिक इतिहास क्या रहता है, चौहानों का प्रारंभिक इतिहास क्या रहता है। चौहान वंश के जो शासक हैं, प्रारंभ में ये गुर्जर प्रतिहार शासक हैं, उनके सामंत हुआ करते थे। सबसे पहले हमने देखा वासुदेव, पूर्णतल, सामंतराज, दुर्लभराज, ये क्या थे, इनके सामंत हुआ करते थे। दुर्लभराज जो है यह हम देखते हैं दुर्लभराज त्रिकोणीय संघर्ष के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या होता था, सामंत रहता था। और बहुत से ऐसे हमें विवरण मिलते हैं, उल्लेख मिलते हैं, यहाँ पर हमें जो चौहान वंश है उनका सामंत मानना पड़ेगा, किनका, गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो इसके बाद हम देखते हैं वासुदेव के बाद वाकपति, चौहानों में प्रथम शक्तिशाली शासक देखें जिसके द्वारा महाराज की उपाधि भी धारण की जाती है। महाराज की उपाधि धारण की जाती है, जो इस बात की सूचक है कि ये कुछ पिछले जो शासक हैं उनसे कुछ बेहतर रहा होगा। तो इसके द्वारा पुष्कर में शैव मंदिर का निर्माण भी करवाया जाता है वाकपति के द्वारा। अगला शासक बनता है सिंहराज। सिंहराज के द्वारा महाराजा धीराज की क्या उपाधि धारण की जाती है इनमें। तो अगला शासक इनका बनता है विग्रहराज द्वितीय, महत्वपूर्ण शासक रहता है इनमें। विग्रहराज द्वितीय के द्वारा चालुक्य नरेश मूलराज प्रथम को क्या किया जाता है, परास्त किया जाता है, तथा वहाँ आशापुरा मंदिर का निर्माण भी करवाया जाता है। प्रारंभिक शासकों में विग्रहराज द्वितीय प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। अगर सच्चे अर्थों में इनके प्रारंभिक स्वतंत्र शासक को देखा जाए तो प्रथम को वो कौन रहता है, विग्रहराज द्वितीय रहता है। तो इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो अजयराज चौहान बनता है, जिसके द्वारा हम देखेंगे अजमेर नगर की स्थापना की जाती है, दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। बहुत सी विशेषताएं रहती हैं, उनको आगे हम इसमें पढ़ेंगे अजयराज में। तो यहाँ पर हम अगला शासक पढ़ेंगे अजयराज। इसका जो कालखंड है वो 1105 ईस्वी से लेकर के 1133 ईस्वी तक रहता है। अजयराज की उपलब्धि है, इसके द्वारा मालवा के शासक को परास्त किया जाता है। मालवा के शासक को परास्त किया जाता है और अजमेर नगर की स्थापना भी इसके द्वारा करवाई जाती है। अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा करवाई जाती है, अजयराज के द्वारा 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना करवाई जाती है। और यहाँ पर हम देखेंगे इसके द्वारा अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है तथा चौहानों का जो सत्ता का केंद्र है उसे किसे बना दिया जाता है, अजमेर को अपनी राजधानी बनाई जाती है। किसे, अजमेर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन रहता है, अजयराज चौहान रहता है। अजयराज चौहान है जो यह शैव धर्मावलंबी था। शैव धर्म को मानने वाला था तथा इसके द्वारा अपनी पत्नी सोमल देवी के नाम से सिक्के अंकित करवाए जाते हैं, यानी कि रजत मुद्राएं अंकित करवाई जाती हैं। किसके द्वारा करवाई जाती हैं, अजयराज चौहान के द्वारा। फिर अजयराज चौहान के बाद जो अगला शासक बनता है चौहानों का, वो रहता है कौन सा, अर्णोराज। अर्णोराज का जो शासन है वो 1133 से लेकर के 1155
1950 ईस्वी तक अर्णोराज के द्वारा शासन किया जाता है। अर्णोराज चौहानों का अगला शासक अर्णोराज 1133 से लेकर के 1150 ईस्वी तक। इसका शासनकाल रहता है। अर्णोराज के समय हम देखते हैं यहाँ पर तुर्कों के आक्रमण क्या है, प्रारंभ हो जाते हैं। तो तुर्कों के आक्रमण प्रारंभ हो जाती है। जब इनके मध्य संघर्ष होता है, अर्णोराज की सेना और तुर्कों के मध्य संघर्ष होता है, तो युद्ध भूमि रक्त रंजित हो जाती है। तो इसके शुद्धिकरण के लिए अर्णोराज द्वारा उस जगह की जो मिट्टी है उसे खुदवा दिया जाता है, उठवा दिया जाता है। वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है जिसमें बाद में चंद्रा नदी का पानी डाला जाता है, और वही जो गड्ढा है जिसमें पानी डाल दिया जाता है बाद में, तो वो अर्णोराज झील के नाम से फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है। तो अर्णोराज झील का अनासागर झील के नाम से जो प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रश्न बनता है, जो अनासागर झील है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अनासागर झील का निर्माण भी अर्णोराज के द्वारा करवाया जाता है। तो अर्णोराज के द्वारा हम देखेंगे महाराजा धीराज परम भटार्क जैसी उपाधियां धारण की जाती हैं, जो एक शक्तिशाली शासक होने की सूचक है। इन उपाधियों से पता चलता है कि चौहान वंश का एक शक्तिशाली शासक था अर्णोराज, तथा इस अर्णोराज के द्वारा हम देखेंगे वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया जाता है। वराह मंदिर का निर्माण भी इसके द्वारा करवाया जाता है। तो अर्णोराज के बारे में हम देखा, इसके समय तुर्कों का आक्रमण भी होता है, युद्ध भूमि रक्त रंजित हो जाती है, जिसके शुद्धिकरण के लिए अनासागर का निर्माण करवाया जाता है, झील का निर्माण करवाया जाता है। महाराजा धीराज परम भटारक जैसी उपाधियां धारण करता है, जो कि इसके एक महान व शक्तिशाली शासक होने की सूचक है, तथा इसके द्वारा वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया जाता है। तो इसके बाद जो अगला शासक रहता है अर्णोराज के बाद हम देखेंगे चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, एक महत्वपूर्ण शासक, जो विग्रहराज चतुर्थ रहेगा। विग्रहराज चतुर्थ, जिसका शासनकाल रहता है 1153 ईस्वी से लेकर के 1163 ईस्वी तक। काफ़ी शक्तिशाली शासक रहता है विग्रहराज चतुर्थ। इसका भी तुर्क है, जो तुर्कों से युद्ध होता है, क्योंकि हम देखते हैं जो परमार है, तो परमारों का अब तक जो परमार वंश है इनका विघटन हो जाता है, और जो तुर्क प्रतिरोध है, जो तुर्कों का प्रतिरोध की जिम्मेदारी किस पर आ पड़ती है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अब तुर्कों का सामना करना पड़ता है। तो इसके बाद जो विग्रहराज चतुर्थ है, इसके द्वारा आसपास के जितने भी राजवंश हैं उन्हें जीत लिया जाता है, उन पर आक्रमण किए जाते हैं। लेकिन उन विजय किए गए जो क्षेत्र में हैं उनमें हम प्रमुख जो देखेंगे वो रहता है दिल्ली का क्षेत्र। प्रमुख विजय रहती है, दिल्ली की रहती है, जो विग्रहराज चतुर है। तो विग्रहराज द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कर इसे जीत लिया जाता है। जो बिजोलिया का अभिलेख है हम देखेंगे, बिजोलिया लेख, यहाँ पर जो सामंत है तोमर वंश की जानकारी देता है। यहाँ के दिल्ली के जो सामंत थे वो तोमर थे, जो कि गहरवाल वंश के, हम देखेंगे गहरवाल वंश के अधीन शासन करते थे। किसके अधीन शासन करते थे? गहरवाल वंश की।
तो विजय चंद्र जब गढ़वालों का शासक रहता है, कमजोर शासक रहता है, तो उस समय हम देखेंगे विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा उस पर आक्रमण कर क्या किया जाता है, दिल्ली को अपने अधीन कर लिया जाता है। जो प्रमुख कारण रहता है गढ़वालों के साथ चौहान वंश की वैमनस्यता का कारण, चौहान वंश के साथ वैमनस्यता यानी कि शत्रुता का प्रमुख कारण रहता है तोमर वंश से दिल्ली को छीन लेना विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। फिर से हम देखते हैं जो बिजोलिया अभिलेख है, यह तुर्क आक्रमणों से चौहानों द्वारा सुरक्षा का उल्लेख करता है। बिजोलिया अभिलेख जो है ये विग्रहराज चतुर्थ की कुछ विशेषताएं रहती है। इससे पहले हम देखते हैं जो विग्रहराज चतुर्थ का पिता रहता है अर्णोराज को चालुक्य नरेश के द्वारा परास्त कर दिया जाता है, और जिसका बदला कौन लेता है, विग्रहराज चतुर्थ उससे अपना बदला चुकाता है। विग्रहराज के द्वारा चालुक्य नरेश कुमारपाल को परास्त किया जाता है, जिससे वह अपने पिता अर्णोराज का बदला यहाँ पर लेता है। तो विग्रहराज हम देखेंगे विद्वानों का आश्रयदाता भी था तथा स्वयं भी एक विद्वान था। इसकी राज्य सभा में हम देखते हैं कुछ महान विद्वान भी रहते हैं। तो विग्रहराज को बीसल देव भी कहा जाता था, इसे बीसल देव के नाम से भी जाना गया है। किसके नाम से? बीसल देव के नाम से। फिर हम देखेंगे इसके दरबार में नरपति नाला द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की जाती है? बीसल देव रासो ग्रंथ की रचना की जाती है, जो किसका दरबारी रहता है? बीसल देव का, यानी विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी था। फिर हम देखेंगे एक ग्रंथ ललित विग्रहराज की रचना भी होती है। ललित विग्रहराज ग्रंथ की भी रचना की जाती है, जिसका रचयिता होता है सोमदेव। यह भी बीसल देव का या विग्रहराज चतुर्थ का क्या था? दरबारी रहता है। तथा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा हम देखेंगे हरिकेली, जो संस्कृत का नाटक है, हरिकेली नाटक की रचना की जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा विग्रहराज, इनका जो राजपूतों का महत्वपूर्ण शासक है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर से हम इनका रिवीजन कर लें। अजयराज चौहान जो 1105 ईस्वी से लेकर के 1133 ईस्वी तक चौहान वंश का शासक बनता है। इसके द्वारा मालवा के शासक को क्या किया जाता है? परास्त किया जाता है। किसे? मालवा के शासक को। किसके द्वारा परास्त किया जाता है? अजयराज के द्वारा। और अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी में किसके द्वारा की जाती है? अजयराज के द्वारा ही की जाती है। इसके द्वारा अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है तथा अजमेर को राजधानी चौहान वंश के किस शासक द्वारा बनाई जाती है? तो राजधानी बनाया जाता है किसके द्वारा? अजयराज के द्वारा। और यह जो शासक है अजयराज, यह शैव धर्मावलंबी रहता है, शैव धर्म को मानने वाला था। इसके द्वारा अपनी पत्नी के नाम से रजत मुद्राएं भी अंकित करवाई जाती हैं। किसके द्वारा? अजयराज के द्वारा। तो अगला शासक इनका हम देखते हैं अर्णोराज बनता है। अर्णोराज का जो शासन है 1133 से लेकर 1150 ईस्वी तक रहता है। इसे कुमारपाल, चालुक्य नरेश कुमारपाल द्वारा इसे परास्त भी किया जाता है तथा इसकी जो मृत्यु है इसके पुत्र जगदेव मल्ल द्वारा की जाती है, जो चौहानों में हम देखेंगे जगदेव मल्ल पितृ हंता के नाम से भी पहचाना जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तुर्कों के आक्रमण हम देखेंगे यहाँ पर होना प्रारंभ हो जाते हैं।
तथा यह एक शक्तिशाली शासक था जिसकी महाराजा, धीराज और परम भट्टारकर जैसी उपाधियां मिलती हैं, जो इन आक्रमणों को सहन नहीं कर पाता। तो इन दोनों में क्या होता है, तुर्कों में और चौहान वंश के शासक अर्णोराज में युद्ध हो जाता है। युद्ध में इतना नरसंहार हो जाता है कि युद्ध भूमि रक्त रंजित हो जाती है तथा इस भूमि के शुद्धिकरण के लिए इस मिट्टी को यहाँ से हटवा दिया जाता है तथा यहाँ पर अनासागर झील का भी निर्माण किया जाता है। अनासागर जो झील है किसके द्वारा निर्मित करवाई जाती है, अर्णोराज के द्वारा करवाई जाती है। फिर जो अगला शासक है इनका तो हम देखेंगे विग्रहराज। तो इससे पहले हम देखते हैं जो वराह मंदिर का निर्माण है, वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, अजमेर में पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी अर्णोराज के द्वारा करवाया जाता है। क्योंकि हम देखेंगे अजय राज के बाद जो चौहानों की राजधानी है वो यहाँ पर कौन सी हो जाती है, अजमेर हो जाती है। तो विग्रहराज चतुर्थ 1153 ईस्वी से लेकर के 1163 ईस्वी तक यह शाकंभरी के चौहानों का शासक रहता है। तो इसके समय भी हम देखते हैं जो परमार वंश है उसका विघटन हो जाता है तथा इस पर जिम्मेवारी आ पड़ती है तुर्क आक्रमणों का प्रतिरोध करने की। तो इसके द्वारा तुर्कों का प्रतिरोध भी किया जाता है और इसके द्वारा आसपास के क्षेत्रों को विजय किया जाता है और इनमें सर्वप्रमुख जो विजय रहती है वो विजय रहती है दिल्ली की, और दिल्ली को इसके द्वारा जीत लिया जाता है। दिल्ली पर उस समय गढ़वाल वंश के जो अधीन शासक कर रहे थे वो थे सामंत तोमर, यानी कि तोमर वंश के जो शासक थे वहाँ पर इनके सामंत के अधीन थे गढ़वालों की। तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसे जीत लिया जाता है, जिसकी जानकारी हमें बिजोलिया का अभिलेख देता है। बिजोलिया का अभिलेख जो है, बिजोलिया का अभिलेख बताता है कि यहाँ के जो शासक हैं दिल्ली के वो कौन है, तोमर वंश के हैं। जो गढ़वाल वंश और चौहान वंश के बीच वैमनस्यता का या शत्रुता का प्रमुख कारण जो रहता है क्या रहता है, दिल्ली पर चौहानों का आक्रमण या उस पर अधिकार। तो इस समय हम देखेंगे दिल्ली पर जो शासक है मुख्य रूप से वो कौन रहता है, गढ़वाल वंश का विजय चंद्र, लेकिन सामंत के रूप में यहाँ शासन कौन कर रहे होते हैं, तोमर वंश के राजा। तो इसके बाद हम देखते हैं चालुक्य नरेश परमार को, चालुक्य नरेश कुमारपाल को परास्त किया जाता है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा भी। तो विग्रहराज चतुर्थ की और भी विशेषताएं हैं। इसका नाम एक मिलता है विसलदेव के नाम से भी इसे जाना जाता है तथा विसलदेव रासो ग्रंथ की रचना भी की जाती है। नरपति नाला जो इसका एक दरबारी कवि रहता है, नरपति नाला के द्वारा, और सोमदेव के द्वारा इसके समय ललित विग्रहराज ग्रंथ की भी रचना की जाती है। और हरिकेली नाटक की रचना किसके द्वारा की जाती है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की जाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे चौहानों का जो अगला शासक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय इनका अगला शासक रहता है। तो पृथ्वीराज चौहान है जो चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक रहता है, जिसका मोहम्मद गोरी से भी संघर्ष रहता है तथा अपने आसपास से क्षेत्र है जो राज्य हैं उनसे भी इसका संघर्ष रहता है। और चौहान वंश में हम देखेंगे जो सर्वाधिक प्रश्न है या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की जो गुंजाइश रहती है तो पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान जो शासक है इसके द्वारा 1177 से लेकर के 1192 ईस्वी तक शासन किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी और पिता का नाम क्या था, पिता का नाम सोमेश्वर, सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी था। प्रारंभ में हम देखते हैं पृथ्वीराज जो चौहान है इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तथा पृथ्वीराज चौहान उस समय वयस्क नहीं होता, तो इसके पिता यानी माता, पिता की मृत्यु हो चुकी है, माता कर्पूरी देवी व मंत्री कदम्बवास या कैम्बास के द्वारा, कैम्बास के और इनकी माता कंपूरी देवी के संरक्षण में शासन करता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा शासन किया जाता है। फिर हम देखते हैं जब पृथ्वीराज चौहान स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू करता है तो
पृथ्वीराज 1177 ईस्वी में शासन प्रारंभ करता है। कब करता है? 1177 ईस्वी में। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को हम देखते हैं उसके चाचा नागार्जुन से संघर्ष करना पड़ता है सर्वप्रथम नागार्जुन को परास्त करता है। उसके बाद हम देखेंगे 1182 ईस्वी में चंदेल शासक परमर्दी देव को परास्त करता है तथा महोबा पर अपना अधिकार कर लेता है। किस पर? महोबा पर अपना अधिकार कर लेता है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं इनका जो गढ़वालों से संघर्ष रहता है। पृथ्वीराज चौहान का गढ़वालों से संघर्ष हम पहले पढ़ चुके हैं। गढ़वाल शासक जयचंद से पृथ्वीराज चौहान का क्या है? संघर्ष रहता है। इनका पहला कारण था, प्रमुख कारण दिल्ली पर जो अधिकार है किसका? चौहानों का। इनके संघर्ष का प्रमुख कारण रहता है। लेकिन तत्कालीन कारण देखें हम, तत्कालिक जो कारण है वो कौन सा रहता है? संयोगिता का अपहरण। जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसके द्वारा कर लिया जाता है? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जिसे अपना घोर अपमान समझते हैं शासक जो है गढ़वाल जयचंद। होता क्या है? राजसूय यज्ञ करवाया जाता है जयचंद गढ़वाल के द्वारा तथा अपने आसपास क्षेत्र के जितने भी शासक हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया जाता है तथा संयोगिता का जो स्वयंवर है उसे करवाया जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता, जिससे कि पृथ्वीराज चौहान जो है उसकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगता है और पृथ्वीराज चौहान जा धमकता है गढ़वाल राज्य में। तो वहाँ से संयोगिता का अपहरण कर लेता है, जो जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान तृतीय है इनके मध्य संघर्ष का कारण बनता है। और यही कारण है आपसी नोकझोंक, आपसी संघर्ष, जिसके कारण जो मोहम्मद गौरी है उसको भारत पर आक्रमण करने का या चौहानों पर आक्रमण करने का मौका यहाँ पर मिल जाता है। तो हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान का गौरी से संघर्ष। जो मोहम्मद गौरी है संघर्ष हम देखते हैं मुल्तान पर 1175 ईस्वी में गौरी द्वारा मुल्तान विजय कर लिया जाता है। और गौरी और पृथ्वीराज चौहान है, इनके समय जो आपस में टकराव है अवश्यम भावी हो जाता है युद्ध इनके मध्य। क्योंकि हम देखते हैं 1186 ईस्वी में गौरी द्वारा पंजाब को जीत लिया जाता है। और इन दोनों की सीमाएं यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान है इनकी सीमाएं टकराने लगती हैं जो युद्ध का कारण बनती है। तो उसमें हम देखेंगे दूसरा जो कारण रहता है, अगर गौरी को भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करनी है किसे? गौरी को। तो क्या करना पड़ेगा? अजमेर के चौहानों को परास्त करना पड़ेगा। फिर ही जो भारत पर राज्य करने का, सत्ता स्थापित करने का जो स्वप्न है गौरी का पूर्ण होगा। तो ये बड़ी कठिन परिस्थितियां थी गौरी के लिए भी और पृथ्वीराज चौहान के लिए। पृथ्वीराज चौहान भी एक महत्वपूर्ण शासक था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके जो समकालीन शासक हैं विश्वासघात भी किया जाता है और पृथ्वीराज चौहान के जो संबंध हैं उनके साथ अच्छे नहीं होने का कारण भी जो चौहान वंश है इसकी समाप्ति का कारण बनता है। तो इनके मध्य प्रथम युद्ध होता है 1191 में। त्राइन का प्रथम युद्ध हम देखेंगे। त्राइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, जिसकी जानकारी हमें पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलती है, जो इसके
प्रसिद्ध कवि रहते हैं, राज्यसभा में रहते हैं, इनके दरबारी रहते हैं पृथ्वीराज चौहान के चंद्रबरदई। और दूसरा है हम देखेंगे तबकात नासिरी ताजुल मासिर, जो इनके ग्रंथ हैं मुस्लिम लेखकों के, वहाँ से हमें ट्राइन के प्रथम युद्ध की जानकारी मिलती है। ट्राइन वर्तमान जो बठिंडा का क्षेत्र है, हम देखें बठिंडा का क्षेत्र है, यहाँ पर ट्राइन का मैदान था। यानी कि करनाल का जो क्षेत्र है वर्तमान में इसे तरावड़ी कहा जाता है। बठिंडा का क्षेत्र है, यहाँ पर ट्राइन का युद्ध होता है जिसमें हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी की आंख में तीर लग जाता है। गौरी की आंख में तीर लग जाता है, जिसे खिलजी सैनिक द्वारा संभाला जाता है और गौरी की सेना हम यहाँ पर देखते हैं परास्त हो जाती है और विजय होती है किसकी? विजय होती है पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हम देखते हैं एक भूल कर दी जाती है। भूल क्या कर दी जाती है? जो गौरी की भागती हुई सेना है इसका पीछा नहीं किया जाता, जो एक प्रमुख कारण रहता है। दूसरा हम देखते हैं जो गौरी है इस युद्ध के बाद वो अपने भोग विलास में डूब जाता है और मोहम्मद गौरी जो है वो अपनी हार का बदला लेने के लिए सदैव तत्पर रहता है तथा वापस चला जाता है और युद्ध की तैयारियां करने लगता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो गौरी है उसके द्वारा फिर से 1192 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है भारत पर। तो वह था ट्राइन का द्वितीय युद्ध। इनका द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 ईस्वी में होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं किवामुल मुल्क के द्वारा गौरी के द्वारा अपना एक दूत किवामुल मुल्क जिसे भेजा जाता है पृथ्वीराज चौहान के जमा। गौरी के द्वारा अपना दूत जिसका नाम है किवाम उल मुल्क, जिसे किसके पास भेजा जाता है? पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा जाता है, उसे गौरी की अधीनता स्वीकार करने के लिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान क्या है? मना कर देता है, गौरी की अधीनता स्वीकार नहीं करता तथा उसे रण क्षेत्र में मिलने की बात करता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के मध्य ट्राइन का जो द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान की क्या है? क्या होती है? हार होती है। और इसी के साथ ही हम देखेंगे भारत में तुर्क जो राज्य है इसकी सत्ता स्थापित होने का मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। यहाँ पर भी सोमेश्वर व प्रताप के द्वारा इनके साथ विश्वासघात किया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है घटैक के शासक और अन्य शासक रहते हैं और गहड़वाल वंश के जो शासक हैं इनकी भी सहानुभूति है जो मोहम्मद गौरी के साथ रहती है, जो चौहान वंश का सर्वनाश कर देती है। तो इसी के साथ हमारा ये चौहान वंश है आज समाप्त हो जाता है। तो बटनेर IAS यूट्यूब चैनल देखने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनका धन्यवाद।